दोस्तों बात करते हैं स्टेप 3 की। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेप 3 की हम बात कर रहे हैं। दोस्तों स्टेप 3 में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स की फॉर्मेशन जो कॉक्स 1 और कॉक्स 2 एंजाइम है इसके अलग अलग इन्फ्लुएंस से किस तरह से होती है और उनका फंक्शन किस तरह से सामने निकल कर आता है। दोस्तों यहाँ पे हम पहुँचे थे एराकिडोनिक एसिड के बाद प्रोस्टाग्लैंडिन G2 की फॉर्मेशन हुई थी। दोस्तों यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट इसी हिसाब से बनाया है ताकि हम अच्छे से समझ पाएँ कि किस तरह से कॉक्स 2 और कॉक्स 1 के इन्फ्लुएंस से अलग अलग जो है फंक्शन निकल के आ रहे हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स के। दोस्तों यहाँ से स्टेप बाय आप देख रहे होंगे कॉक्स 1 के इन्फ्लुएंस से जो प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन हुई PGG2 की, और यहाँ पर कॉक्स 2 से भी जो फॉर्मेशन हुई PGG2 की, तो इसके आगे की प्रोसेस जो है यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं PGG2 से PGH2 है, यहाँ पर भी PGH2 की फॉर्मेशन हुई है। वहीं जो है यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन F2 बीटा की फॉर्मेशन हुई है कॉक्स 1 के इन्फ्लुएंस से। वहीं यहाँ पे ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा, ये यहाँ पे फंक्शन कर रहा है एज अ पेन एंड इन्फ्लेमेशन, यानी कि बॉडी में जो पेन और इन्फ्लेमेशन उठेगी कॉक्स 1 के इन्फ्लुएंस से जो प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्म हो रहे हैं वो यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन F2 बीटा करेगा। वहीं यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन E2 यहाँ पे स्टमक प्रोटेक्शन और किडनी प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, जो कि हमने पहले डिस्कस कर लिया था किस तरह से यहाँ पे स्टमक प्रोटेक्शन हो रही है म्यूकस के प्रोडक्शन से और एसिड रिलीज़ के कंट्रोल से। वहीं किडनी की प्रोटेक्शन हो रही है बाय मेंटेनिंग द नॉर्मल रेनल फ्लो ऑफ किडनी एंड इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्प्शन के कंट्रोल से। वहीं यहाँ पे PGE2 की फॉर्मेशन जो होती है PGH2 से कॉक्स 1 के केस में, तो यहाँ पे जो एंजाइम है आप देख रहे हैं, आप में लिखा हुआ है C मीन्स साइटोसॉलिक, तो यहाँ पे साइटोसॉलिक PGES यानी कि साइटोसॉलिक प्रोस्टाग्लैंडिन ई सिंथेज एंजाइम जो है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की फॉर्मेशन करता है और इस तरह से प्रोस्टाग्लैंडिन E2 फॉर्म होती है और ये फंक्शन यहाँ पे शो करती है। वहीं PGH2 से थ्रोम्बोक्सिन A2 देन थ्रोम्बोक्सिन B2 की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे जो थ्रोम्बोक्सिन्स हैं जो कि कॉक्स 1 के इस पाथवे में दिख रहे हैं, यहाँ पे फंक्शन करते हैं एज अ लोकल वैसो कंस्ट्रिक्शन, जो कि जस्टिफाई करता है प्रिजमेंटल एंजाइना को। अगर आपने प्रिजमेंटल एंजाइना के बारे में पढ़ा है तो आपको पता है कि टाइप 3 एक एंजाइना होती है प्रिजमेंटल एंजाइना, जिसको कि बेसोस्पास्टिक एंजाइना भी कहते हैं। वहाँ पे ये माना जाता है कि थ्रोम्बोक्सिन की वजह से जो है कोरोनरी आर्टरी में स्पाज्म प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे एक मैकेनिज्म हम देख सकते हैं, मैकेनिज्म एक एक्शन लोकल वैसो कंस्ट्रिक्शन भी है थ्रोम्बोक्सिन A2 का। लोकल वैसो कंस्ट्रिक्शन यानी कि पर्टिकुलर उस लोकल एरिया में वहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, ये थ्रू आउट द सिस्टम में नहीं करता, बस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे फॉर्म हुआ है वहीं पे लोकल वैसो कंस्ट्रिक्शन करेगा। साथ ही में प्लेटलेट एग्रीगेशन यहाँ पे थ्रोम्बोक्सिन करता है। दोस्तों जो प्लेटलेट्स हमारे होते हैं, प्लेटलेट्स की एग्रीगेशन जब होती है तो प्लेटलेट्स की जो सेल मेम्ब्रेन है वहाँ पे थ्रोम्बोक्सिन A2 की फॉर्मेशन होती है कॉक्स 1 के इस पाथवे के थ्रू। तो वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन से जब कॉक्स 1 की हेल्प से PGH2 देन थ्रोम्बोक्सिन की फॉर्मेशन होती है तो प्लेटलेट एग्रीगेशन वहाँ पे देखने को मिलती है। वहीं अगर हम यहाँ पे कॉक्स 2 का पाथवे देखें तो यहाँ पर PGG2 की फॉर्मेशन के बाद PGH2 सेम पीछे की तरह है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर जो है ये M आप देख रहे होंगे, इस M का मीनिंग है माइक्रोसोमल। तो माइक्रोसोमल प्रोस्टाग्लैंडिन ई सिंथेज एंजाइम, यहाँ पे साइटोसॉलिक प्रोस्टाग्लैंडिन ई सिंथेज एंजाइम था, वहीं यहाँ पे माइक्रोसोमल प्रोस्टाग्लैंडिन ई सिंथेज एंजाइम की हेल्प से PGH2 से PGE2 की फॉर्मेशन होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पे PGE2 फंक्शन करता है कॉक्स 2 के केस में पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन के लिए, जबकि यहाँ पर PGE2 स्टमक और किडनी की प्रोटेक्शन कर रहा था। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि कॉक्स 1 और कॉक्स 2 दोनों का इन्फ्लुएंस प्रोस्टाग्लैंडिन जो बनते हैं वो डिफरेंट रहता है, बॉडी में एक्शन डिफरेंट रहता है। वहीं PGH2 की फॉर्मेशन से PGH2 की फॉर्मेशन होने के बाद यहाँ पे कॉक्स 2 में प्रोस्टासाइक्लिन की फॉर्मेशन होती है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कॉक्स 1 के पाथवे में प्रोस्टासाइक्लिन नहीं बनते, बल्कि कॉक्स 2 के पाथवे में प्रोस्टासाइक्लिन बनते हैं। और यहाँ पे ये जो फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूटिव है, नॉर्मल होम्योस्टासिस को मेंटेन करने के लिए बॉडी इस कॉक्स 2 एंजाइम को यहाँ पे यूज़ करती है। यहाँ पे ये वाला फंक्शन कॉन्स्टिट्यूटिव इंड्यूसिबल जो है नहीं है, ये नॉर्मल होम्योस्टासिस को मेंटेन करने के लिए प्रोस्टासाइक्लिन यहाँ पे फॉर्म होते रहते हैं जो ब्लड वेसल्स की जो वॉल्स रहती हैं, और ये इफेक्ट होता है काउंटर करने के लिए थ्रोम्बोक्सिन फॉर्मेशन को, ताकि वहाँ पे लोकल वैसो कंस्ट्रिक्शन या प्लेटलेट एग्रीगेशन से ब्लॉकेज प्रोड्यूस ना हो। इसीलिए प्रोस्टासाइक्लिन्स यहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं कॉक्स 2 के पाथवे में।
और यहाँ पे ये वैसोडाइलेशन और प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिशन का काम करते हैं, ताकि इन दोनों प्रोसेसिंग में जो है बैलेंस बना रहे और बॉडी में नॉर्मल जो है ब्लड फ्लो चलता रहे। ये सिर्फ ब्लड फ्लो को नॉर्मल चलने के लिए यहाँ पे इन दोनों का यहाँ पे फंक्शन रहता है। वहीं साथ में हम देखें तो PGD2 की फॉर्मेशन होती है कॉक्स2 पाथवे में, जो कि एडिपोज टिश्यू की हीलिंग का काम करता है। एडिपोज टिश्यू में किस तरह की इंजरी हुई है तो वहाँ पे ये हीलिंग का काम करेगा। दोस्तों जितने भी आपको यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन दिख रहे हैं, ये सिर्फ कुछ का मैंने एग्जांपल दिया है एनसीएड्स का मैकेनिज्म समझने के लिए। इसके अलावा भी बहुत से प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्म होते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा, जो कि हमारे आइज़ में जब ग्लाउकोमा का हम पढ़ेंगे, टॉपिक कवर करेंगे, तो हम देखेंगे कि ग्लाउकोमा के केसेस में जो ड्रग्स यूज़ होती हैं प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग्स, तो वहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा का वहाँ पे फंक्शन देखने को मिलेगा आइज़ में, जो नॉर्मल प्रेशर है फ्लूइड का उसको मेंटेन करने के लिए। तो वो वाला मैकेनिज्म हम उस टॉपिक में कवर कर लेंगे। यहाँ पे हम मैकेनिज्म की बात करते हैं दोस्तों, आराम से यहाँ पे देखते चलिएगा, हमें मैकेनिज्म बड़ी आसानी से समझ आ जाएगा। दोस्तों COX-1 एंजाइम जो है इसको इनहिबिट एनसेड्स करती हैं, और ये एनसेड्स की यहाँ पे बात करें तो जितने भी कन्वेंशनल एनसेड्स हैं, या जिसको हम कह सकते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, जो कि नॉन स्पेसिफिक हैं, जिसको कि हम कह सकते हैं कि नॉन स्पेसिफिक वो रहती हैं, वो COX-1 और COX-2 दोनों पर जो है एक्ट करती हैं। वो स्पेसिफिक किसी एक कॉक्स एंजाइम पे फंक्शन नहीं करती, वो दोनों पर फंक्शन करती हैं। तो वो सारी एनसेड्स जो है, मैं एग्जांपल के लिए बात कर लेता हूँ, जैसे कि आइबुप्रोफेन है, या और बहुत सारे ड्रग्स हैं, और भी बहुत सारे जो ड्रग्स हैं, कीटोडोलैक हो गई, या और भी जो ड्रग्स हैं हमारे पास, वो सारे जो है COX-1 को और COX-2 दोनों को जो है इनहिबिट करती हैं, और ये नॉन स्पेसिफिक इनहिबिटर्स होते हैं कॉक्स एंजाइम के। वहीं सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स जो हैं, जैसे कि कॉक्सिब क्लास है, कॉक्सिब्स की जो क्लास है, जो कि सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इटोरिकॉक्सिब ड्रग है हमारे पास, उसका एग्जांपल हम ले लेते हैं। तो ये सारे जो है स्पेसिफिक COX-2 पर ही फंक्शन करते हैं, COX-1 पर यहाँ पे फंक्शन नहीं करते। और एक स्पेशल क्लास आती है प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर्स। दोस्तों प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर्स जो है वो अपने नाम में ही बता रहे हैं प्रेफरेंशियल COX-2 इनहिबिटर्स, यानी कि वो प्रेफरेंस टू COX-2 इनहिबिटर्स को देते हैं इनहिबिशन में, लेकिन कुछ हद तक जो है COX-1 को भी इनहिबिट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए ड्रग है डिक्लोफिनैक, वो COX-2 को स्पेसिफिकली इनहिबिट करती है, लेकिन COX-1 पे भी जो है उसका असर देखने को मिलता है। वहीं जो है अगर हम बात कर लेते हैं क्लिनिकल यूजेस की और साइड इफ़ेक्ट्स की। दोस्तों ये जो एनसेड्स हैं आप देख रहे हैं, अगर हम एनसेड्स किसी को देते हैं तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लिनिकल यूज़ की अगर हम बात करें, तो किसी को अगर पेन, इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग है किसी भी रीज़न की वजह से, तो हम अगर एनसेड्स उसको देंगे, नॉन स्पेसिफिक देंगे, जो कि COX-1 COX-2 दोनों पे काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेचुरली ही पेन और इन्फ्लेमेशन यहाँ पे जो है ये यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन को रोक देगा, और यहाँ पे पेन और इन्फ्लेमेशन हमें देखने को नहीं मिलेगी। फीवर और पेन, इन्फ्लेमेशन, फीवर ही है तो फीवर भी देखने को नहीं मिलेगा अगर हम नॉन स्पेसिफिक एनसेड्स पेशेंट को जो है इन केसेस में देते हैं। ये तो क्लिनिकल यूज़ की बात हो गई। वहीं अगर साइड इफ़ेक्ट देखें, तो अगर हम किसी को स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स दे रहे हैं या इस तरह के दे रहे हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि लॉन्ग टर्म यूज़ से जो है पेशेंट को अल्सर, एनसेड्स इंड्यूस अल्सर जिसको बोलते हैं, वो प्रॉब्लम देखने को आती है। स्टार्टिंग में तो पेशेंट को जो है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम देखने को मिलती है, पेशेंट को स्टमक में दर्द जैसा महसूस होता है, बार बार उसको गैस की प्रॉब्लम होती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि ये जो स्टमक प्रोटेक्शन का जो फिनोमिना है, ये जो इस प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है नॉर्मल होमियोस्टासिस के थ्रू, वो वहाँ पे ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे लॉन्ग टर्म एनसेड्स के यूज़ से। वहीं लॉन्ग टर्म एनसेड्स यूज जो है किडनी की प्रोटेक्शन को भी यहाँ पे इन्फ्लुएंस करता है। यहाँ पे किडनी की प्रोटेक्शन जो नेचुरली कर रहे हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, वो भी हमें जो है उसमें भी थोड़ा रिडक्शन देखने को मिलता है। तो किडनी पे भी एनसेड्स जो है यहाँ पे इफेक्ट डालते हैं। वहीं दोस्तों आप देख रहे होंगे कि प्रोस्टासाइक्लिन के यहाँ पे प्रोस्टासाइक्लिन वैसोडाइलेशन और प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिशन का काम करता है। तो अगर लॉन्ग टर्म एनसेड्स किसी को देते हैं, तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन भी हमें देख सकते हैं कि इस वाले फंक्शन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट देखने को मिलता है वो देखता है CVS के पेशेंट्स में। जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट्स हैं उनमें हम देखें, जैसे कि किसी का हाई ब्लड प्रेशर है, तो वहाँ पे उनको एनसेड्स जो है इंजेक्टेबल फॉर्म में खासकर नहीं देना होता, जैसे कि डिक्लोफिनैक इंजेक्शन है, कोई भी एनसेड्स उसको नहीं देनी होती। इसका रीज़न यही है कि ये जो फिनोमिना है वैसोडाइलेटर और प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिशन का, ये वहाँ पे रुक जाता है और पेशेंट को जो है सडन स्ट्रोक
होने का वहाँ पे खतरा रहता है, पेशेंट को स्ट्रोक वहाँ पे हो सकती है, हार्ट अटैक जैसी स्थिति वहाँ पे बन सकती है, जैसे कि पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फारेक्शन है, तो उस केसेस में भी इस तरह की चीज़ों से बचना होता है। वहीं अगर हम स्पेसिफिक बात करें कॉक्स-2 इनहिबिटर्स की, तो सबसे खतरनाक ये माने जाते हैं सीवीएस के पेशेंट के लिए। अगर किसी को कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है, हार्ट डिजीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, किसी भी तरह का कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है, तो वहाँ पे सिलेक्टिव कॉक्स-2 इनहिबिटर्स कभी भी पेशेंट को प्रिस्क्राइब नहीं करने चाहिए, क्योंकि इससे उस पेशेंट को सडन जो है यहाँ पे कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर से डेथ होने का यहाँ पे खतरा रहता है। क्योंकि ये स्पेसिफिकली कॉक्स-1 को तो इन्फ्लुएंस नहीं करते, लेकिन ये जो प्रोटेक्टिव फिनोमिना है प्रोस्टासाइक्लिन का, तो इसे जो है यहाँ पर वो रोक देते हैं, और यहाँ पे कॉक्स-1 अपना काम करता रहेगा लोकल वैसोकंस्ट्रिक्शन और प्लेटलेट एग्रीगेशन का। तो इस पेशेंट की जो है यहाँ पे 100% चांसेस रहते हैं कि इन ड्रग्स को देने से उसकी पेशेंट की जो है मौत वहाँ पे हो सकती है। इसीलिए स्पेसिफिकली कॉक्स-2 इनहिबिटर्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहते हैं कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स के लिए। तो अगर हम बात करें कि किनको हम कॉक्स-2 दे सकते हैं, दोस्तों अगर कोई पेशेंट आपके पास ऐसा है जिसको कि जो है स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है, गैस की उसको प्रॉब्लम रहती है, अल्सर एट्सेट्रा उसको रहते हैं, और उसको पेन रिलीफ के लिए आपको मेडिसिन देनी है, और उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ नहीं है, यहाँ पे नोट करें कि सीवियस डिसऑर्डर नहीं होने चाहिए, तो आप कॉक्स-2 इनहिबिटर्स एज अ ड्रग ऑफ चॉइस उसको दे सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कॉक्स-2 इनहिबिटर्स जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्टमक के प्रोटेक्शन को यहाँ पे किसी तरह से जो है उसको नुकसान नहीं करते। कॉक्स-2 का काम है स्टमक की प्रोटेक्शन करना, तो कॉक्स-2 का नॉर्मल फंक्शन चलता रहेगा। कॉक्स-2 जो है यहाँ पे पेन, फीवर और इन्फ्लेमेशन को रोक देंगे। स्टमक वाले जो पार्ट में किसी भी तरह की यहाँ पे जो है प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी, उससे कोई छेड़छाड़ जो है उस फंक्शन से नहीं होगी। इसलिए कॉक्स-2 का यूज़ इस तरह से किया जा सकता है, पर यहाँ पे सीवीएस डिसऑर्डर का ध्यान रखते हुए जो है कॉक्स-2 इनहिबिटर्स किसी को भी देने हैं। सबसे पहले तो हिस्ट्री लेनी होती है कि पेशेंट को कहीं सीरियस डिसऑर्डर तो नहीं है। तो दोस्तों ये थे यूज़ ऑफ एनसेड्स। यहाँ पे जो है थोड़ी सी बात कर लेते हैं एस्पिरिन की। एस्पिरिन जो है एक बड़ा ही फेमस एनसेड्स है, और इसका बहुत ही अच्छा यूज़ देखने को मिलता है सीवियस डिसऑर्डर्स में। दोस्तों एस्पिरिन एक जो है अपवाद है, एक्सेप्शन है। इसका थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एस्पिरिन जो है क्यों दिया जाता है सीवियस के केसेस में पेशेंट्स को मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन में। तो दोस्तों एस्पिरिन जो है, एस्पिरिन भी हमारा नॉन स्पेसिफिक इनहिबिटर ही होता है, लेकिन ये जो ड्रग है इसको देने से क्या होता है कि ये एक इरिवर्सिबल इनहिबिटर होता है कॉक्स एंजाइम का। यहाँ पे कॉक्स एंजाइम की मैं बात कर रहा हूँ, कॉक्स-1 और कॉक्स-2 दोनों की मैं इकट्ठी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे इरिवर्सिबल इनहिबिटर है। अगर एक बार इसने थ्रोम्बोक्सिन यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन रोक दी, तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन की फॉर्मेशन दोबारा से रिवर्स नहीं हो सकती। और ये कहाँ पे काम करता है, तो ये काम करता है प्लेटलेट्स पे। प्लेटलेट्स की जो सेल मेम्ब्रेन है, वहाँ से जब थ्रोम्बोक्सिन A2 की फॉर्मेशन होती है, तो वहाँ पे वो एग्रीगेट करना स्टार्ट करते हैं। एस्पिरिन जो है इस स्पेसिफिक यहाँ पर जो है ये कॉक्स एंजाइम को परमानेंटली जो है यहाँ पे डिसेबल कर देती है, और यहाँ पे थ्रोम्बोक्सिन की फॉर्मेशन नहीं होती। दोस्तों यहाँ पे बात आती है, अगर ये परमानेंटली इसको डिसेबल कर देगी तो, और कॉक्स-2 को भी परमानेंटली डिसेबल कर देगी, तो यहाँ पे प्रोस्टासाइक्लिन की फॉर्मेशन भी नहीं होती, तो नेट इफेक्ट तो 0 आना चाहिए। लेकिन दोस्तों देखने की बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ये जो हमारे प्लेटलेट्स हैं, इनको 5 डेज़ का स्पैन लगता है दोबारा से फॉर्म होने के लिए। एक बार जो प्लेटलेट यहाँ पे डिसेबल हो गए कॉक्स एंजाइम के केसेस में, तो उनका कॉक्स एंजाइम तो परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, और नए प्लेटलेट्स बनने के लिए 5 डेज़ का स्पैन लगता है। 5 दिन बाद जो है नए प्लेटलेट्स उनकी जगह बनेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हमारे ब्लड वेसल्स की जो सेल्स होती हैं, वहाँ पे जो जिन सेल्स में कॉक्स-2 एंजाइम इनहिबिट हुआ होता है, तो वो हमारी जो नॉर्मल प्रोसेस है बॉडी की, उसमें सेल्स जो है दोबारा से रीजनरेट होती रहती हैं डेली बेसिस पे। तो यहाँ पे बॉडी एकदम से नए सेल्स बना लेती है, और वहाँ पे वो वाली जो नई सेल्स बनी है उनका कॉक्स-2 एकदम से फ्री होता है वर्क करने के लिए, तो वहाँ पे वो प्रोस्टासाइक्लिन की फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पे नेट इफेक्ट 0 नहीं आता। आई होप दोस्तों आपको बात समझ आई होगी कि प्लेटलेट्स के केसेस में तो परमानेंटली जो है उनका कॉक्स एंजाइम इनहिबिट हो जाता है, डिसेबल हो जाता है, और उस कॉक्स एंजाइम को अगर नया कॉक्स एंजाइम बनना है, तो नए प्लेटलेट्स जो फॉर्म होंगे 5 डेज़ के बाद, क्योंकि 5 डेज़ का स्पैन रहता है प्लेटलेट्स का बॉडी में लाइफ स्पैन। तो नए प्लेटलेट्स जब बनेंगे तो उनका कॉक्स एंजाइम जो है वो वर्क करेगा, जहाँ पे एज अ
लोकल वैसो कंस्ट्रिक्शन और प्लेटलेट एग्रीगेशन के लिए। लेकिन बॉडी का जो है डेली रीजनरेशन होती रहती है सेल्स की, इसीलिए बॉडी पे कि ब्लड वेसल्स में, हमारे ब्लड वेसल्स में जो COX-2 एंजाइम है वो जो है दोबारा से रीजनरेट हो जाता है और प्रोस्टासाइक्लिन की फॉर्मेशन करके हमें यहाँ पे वैसोडाइलेटरी एक्शन देता है, जिससे कि मायोकार्डियल इन्फारेक्शन जो ब्लॉकेज है हमारे ब्लड वेसल्स में उसकी वजह से पेशेंट की डेथ नहीं होती। वैसोडाइलेशन होने की वजह से नॉर्मल ब्लड फ्लो जो है वहाँ पे होता रहता है और पेशेंट्स जो है इस तरह से सडन अटैक से जो है बच जाता है। इसीलिए ये एस्पिरिन लाइफ सेविंग ड्रग है और बहुत ही अच्छा इफेक्ट देखने को मिलता है। और दोस्तों एस्पिरिन की खास बात यह है कि ये बिल्कुल लो डोजेज पे 40 mg पे भी अपना ये जो इफ़ेक्ट है वैसो प्लेटलेट एग्रीगेशन इनहिबिशन का, इसको यहाँ पे शो करती है बिल्कुल लो डोजेज पे भी। और इसका एक बार खिलाने से जो है काफ़ी टाइम तक इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि प्लेटलेट्स एक बार डिसेबल हो गए तो 5 दिन बाद ही नए बनेंगे। तो यहाँ पे एक बार इस दवाई को खा के जो है काफ़ी दिनों तक उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये थी बात NSAIDs की। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर मैंने कोशिश की है कि हम जो है इस प्रोसेस को थोड़ा समझ पाएँ। अगर आपको फिर भी जो है कहीं पे डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स क्लियर करने की। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आया, अगर आपको काम की इन्फॉर्मेशन लगी है तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें और इसी तरह से हमारे चैनल को जो है प्यार दें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोज़ को शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। आपका अपना फार्मेसी ऑफिसर अनमोल भाटिया।